पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी करवाने का लालच देकर दूल्हे पक्ष से 1,40,000 की ठगी। 2 महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। कलेक्टर डीवी सिंह ने किया गर्रा नवेगांव सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, अधिकारी और ठेकेदारों को दिए निर्देश। यात्री बस पेड़ से टकराई, 1 दर्जन मुसाफिर घायल। वेनगंगा नदी से बरामद की गई एक व्यक्ति की लाश। नेशनल लोक अदालत का 10 फरवरी को होगा आयोजन, आपसी राजीनामे से सुलझाए जाएंगे लंबे प्रकरण। नागपुर की टीम बनी देवधर ट्रॉफी की विजेता। और 13 फरवरी को धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व। तिथि को लेकर बन रही असमंजस की स्थिति, 14 फरवरी को भी पूजे जाएंगे नीलकंठ। और अब समाचार विस्तार से। शादी करने के नाम पर दूल्हे पक्ष से 1,40,000 रुपए लेकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को रामपाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान निवासी महावीर प्रसाद मालव, जो हाल में बनियाटोला कायदी में रहते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके भतीजे हुकुमचंद को विवाह करवाने का प्रलोभन देकर रामकिशोर दुधारे, महेश बघेल, फूलमती मड़ावी और सरिता डोंगरे ने धोखाधड़ी कर 1,40,000 रुपए ठग लिए। इस पर पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भिजवा दिया गया है। चौथा आरोपी महेश बघेल फरार है। कलेक्टर डीवी सिंह ने बुधवार को गर्रा से नवेगांव और बारासिवनी में दीनदयाल चौक से जयस्तंभ चौक तक बनने वाली सड़कों का निरीक्षण किया। गर्रा से नवेगांव तक बनने वाली इस सड़क का निर्माण कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस सड़क का निर्माण रामराज कंपनी द्वारा किया जा रहा है। वहीं 500 मीटर की सीमेंटीकृत सड़क का निर्माण IL&F दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा निरीक्षण के दौरान दोनों सड़क निर्माण एजेंसी के ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। श्री सिंह ने बताया कि निर्माण अच्छा किया जा रहा है, कार्य में देरी हुई है। जून तक वारासिवनी क्षेत्र की सभी सड़कें बन जाएंगी। बन रही है शहर में। सीसी रोड का 500 मीटर का काम अभी एक साइड में हो गया है और ये प्लान है कि अगले हफ्ते तक ये 500 मीटर का जो दूसरा पोर्शन है वो कवर हो जाए। उसके बाद हमको ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा दूसरी तरफ काम करने के लिए। तो हम परसों से ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे ताकि इनको जगह मिल जाए काम करने की। 15 अप्रैल हमारी समय सीमा है कि पूरे बारासिवनी टाउन में सीसी रोड हो जाए दोनों साइड में। और यहाँ से जो हमारा बालाघाट का ब्लैक टॉप वाला इशू है, इस चौराहे से बालाघाट तक की हमारी कनेक्टिविटी ब्लैक टॉप में बदली। इसमें ठेकेदारों की कुछ प्रॉब्लम आई, दूसरी समस्याएं थी, लेकिन अब इसको हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने से टेकअप किया है और बहुत अच्छी प्रगति है। हमारा जो लक्ष्य है जून 2018 तक हमें पूरी सड़कों को कंप्लीट करना है। बुधवार को कोतवाली पुलिस ने वेनगंगा नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान भोपाल हरदा के ग्राम खिड़किया निवासी श्रवण पिता रमेश कुमार आठले के रूप में की गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोग बुधवार की सुबह नहाने के लिए वेनगंगा नदी गए थे, जहां उन्हें पानी में लाश तैरती दिखाई दी, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने होमगार्ड व तैराकों की मदद से शव को बाहर निकाला। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मृतक के रिश्तेदार सौरभ शर्मा ने बताया कि मृतक रिश्ते में उनका जीजा है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक न होने के चलते उनकी बहन से अलग रहते थे। भोपाल में रहकर जॉब करने के दौरान वे गोंदिया में अपना इलाज कराने आते थे। ले गया था, उसके बाद ये भोपाल चले गए थे। ये एक्चुअली क्या है, मेरी दीदी के हस्बैंड है, मेरे जीजा लगते हैं ये, है ना। तो उसके बाद जो है ये भोपाल में 2 साल तक उन्होंने वहाँ पे जॉब किया होगा। अब उसके बाद पता नहीं ये यहाँ पे कैसे क्या पहुँच गए। अभी सर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये इलाज कराने के लिए गोंदिया आते थे। तो गोंदिया आते थे तो अभी उसके बाद ये यहाँ पे आए होंगे बालाघाट में नहाने वगैरह के। उसके बाद तो मुझे कुछ जानकारी नहीं है, बाकी आधी जानकारी आप उनसे ले। वहीं नदी से शव को बाहर निकालने वाले तैराक रेंगाटोला निवासी नंद किशोर केवट ने बताया कि लाश 3 से 4 दिन पुरानी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि श्रवण ने आत्महत्या की होगी। क्या 3 से 4 दिन पुराना है। जी।
और जिस हालात में है आज, इसकी जो बदबू आ रही है, जिस टाइप का फुला हुआ शरीर है, ये लगभग परफेक्ट है, मतलब 3-4 दिन का है। इसको भी निकाले, सर के साथ में होमगार्ड की टीम उपलब्ध है। इनका ऐसा है कि इनकी जो मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ था, इम्यूनिटी की थोड़ी सी कमज़ोर होने के कारण ये अपने आप मतलब आत्महत्या का प्रयास किए इन लोग। चाहे जैसे अगर नहाते या कहीं कूदते या जो भी करते, जबरदस्ती कोई देखता फेंकता इनको, इन्हें ऐसा समय भी निकाला है कि कोई ना मुझे देख पाए। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान थाना कोतवाली उप निरीक्षक BR मेश्राम ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। साथ ही तत्वों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। आधार कार्ड बनवाने एवं उनमें संशोधन कराने की सेवा प्रधान डाकघर बालाघाट में शुरू कर दी गई है, जिसका शुभारंभ बुधवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के हस्ते रिबन काटकर किया गया। आधार कार्ड केंद्र के शुभारंभ पर आयोजित समारोह में मंत्री बिसेन व अन्य अधिकारियों ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री बिसेन ने बताया कि संभाग के 4 जिलों में आधार कार्ड बनाने का कार्य डाकघरों में शुरू किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि आधार कार्ड संशोधन में लगने वाली 18% GST की दर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आधार कार्ड बनने का पहले जो दायित्व था, जिनको काम दिया गया था, वो निजी क्षेत्र को दिया गया था। अब भारत सरकार का हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण उपक्रम डाकतार विभाग भी अब आधार कार्ड नए बनाएगा और पुराने बने हुए आधार कार्डों में जो गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उसका सुधार का भी काम करेगा। बालाघाट संभाग जो डाकतार विभाग हमारा बालाघाट संभाग है, जिसमें 4 जिले हैं, उप संभाग बालाघाट, उप संभाग डिंडोरी, उप संभाग मंडला, उप संभाग सिवनी। इन 4 उप संभागों में लगभग 600 स्थानों पर ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। मतलब लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर जो हमारा प्रशिक्षित संशोधन करने वाला हमारा जो ग्रामीण डाकघर है, उसमें भी चूँकि इनकी नेटवर्किंग कोर बैंकिंग की हो चुकी है, और इसी के साथ साथ जो हमारा संभाग डाकतार विभाग का है, यहाँ तक अभी इन्होंने कोर बैंकिंग को भी नेटवर्किंग में अपग्रेड करने से कोई भी व्यक्ति ग्रामीण यदि कोई है तो अपने गांव से बालाघाट में जमा पैसे को निकाल सकता है, या फिर बालाघाट का व्यक्ति गांव में जमा पैसे को निकाल सकता है। यहाँ तक कि रास्ते चलने वाला व्यक्ति भी नज़दीक के जहाँ उसको सेवाएं उपलब्ध होगी, वहाँ से अपने पैसे का आहरण कर सकेगा। तो एक तौर से दोहरा काम आज डाकतार विभाग के द्वारा हमारे प्रदेश में और इस हमारे संभाग में प्रारंभ हो रहा है। वहीं आधार कार्ड केंद्र के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान प्रधान डाकघर के प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी ने बताया कि नागरिकों को डाकघर के महज 24 घंटे के भीतर आधार कार्ड बनाकर दिया जाएगा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ हैं, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। इन 4 जिलों में टोटल हमारे 63 डाकघर जो हैं, विभागीय डाकघर हैं। इनमें से 23 डाकघरों में आधार एनरोलमेंट और अपडेशन की प्रोसेस जो है वो आज यहाँ से उद्घाटन हो गया है बालाघाट का, और ये चालू हो गई है। एक ऑफिस में जो ये 23 ऑफिस हैं, इनमें से अभी 17 ऑफिस में मतलब सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया है और शुरू हो गया है कार्य। इसमें आधार नया भी बनवा सकते हैं, और यदि किसी के पुराने आधार में किसी प्रकार का कोई संशोधन है, जैसे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या पते में, तो वो उसको चेंज करवा सकता है। और यदि आप अपडेट करा रहे हैं या किसी प्रकार का संशोधन करा रहे हैं तो उसमें 25 रुपये का शुल्क है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देश के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाती है। इसी सिलसिले में 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा मंगलवार से शुरू हो चुकी है। वहीं 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हुई। 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा सुबह की पाली में हो रही है, जबकि 12वीं की परीक्षा दोपहर की पाली में हो रही है। प्री बोर्ड परीक्षा वैसे कल से शुरू हुई है। हाँ, कल से शुरू हुई है। कल 12वीं का पेपर था और आज 10वीं का पेपर सवेरे हुआ 9 से 12 में, और अभी जो है 12वीं का समझ लीजिए दूसरा पेपर है आज। दूसरा पेपर। हाँ, प्री बोर्ड परीक्षा। सर, प्रश्न पत्र जो है किस टाइप से आ रहे हैं? प्रश्न पत्र अब ये पूरे कोर्स पर आधारित है। हाँ, वार्षिक परीक्षा के लिए ये है कि उनकी तैयारी कितनी हुई, प्री बोर्ड का
मतलब ही वो है कि वो बोर्ड के पहले कितने अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं, कितना तैयार कर पाए हैं और उनको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से परीक्षा दी जाती है। वारासिवनी नगर पालिका परिषद में 7 फरवरी को हाथ ठेला साइकिल रिक्शा चालक हितग्राही सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई। शासन की योजना के तहत जो लोग शहर में रिक्शा चलाकर या ऑटो चलाकर जीवनोपार्जन करते हैं, उनकी मदद के लिए नगर पालिका द्वारा 20,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय करना चाहे, खुद के लिए रिक्शा लेना चाहे या ऑटो लेना चाहे, उससे नगर पालिका से 20,000 रुपये ऋण मिलता है। और जिसका मुखिया जो व्यक्ति रिक्शा चलाकर या ऑटो चलाकर अपने जीविकोपार्जन करता है, उसकी अचानक मौत हो जाने पर 3,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है। आशा मैडम इनके माध्यम से और परिषद के माध्यम से हमारे प्रयास रहा है कि जितनी भी योजना है उसका 15 वार्ड में अंतिम शोधक व्यक्ति से लाभ पहुँचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर नगर के म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड में 11 फरवरी को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों के द्वारा काव्य की प्रस्तुति की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि शहरवासियों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान किया जाए। कवि सम्मेलन को लेकर शहरवासियों में हमेशा से ही उत्सुकता रही है, इसीलिए इस कार्यक्रम को भव्य तौर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये बातें बुधवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कही। भाजपा जिलाध्यक्ष श्री रंगलानी ने बताया कि पंडित दीनदयाल शिक्षण संस्थान के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रख्यात कवि शिरकत करेंगे। आयोजन को लेकर बेहतर तरीके से व्यवस्था होगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण संस्थान ने यह निश्चय किया है उनकी पुण्यतिथि पर समाज को एक अच्छा दिग्दर्शन मिले, एक अच्छा संदेश जाए और एक साहित्यिक, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं एक अच्छे साहित्यकार तो थे और समाज की उनके सामने दृष्टि भी बड़ी तीव्र थी। तो हमने ऐसा निश्चय किया था कि हर वर्ष 11 फरवरी को एक कवि सम्मेलन रखा जाए और आप सबके सहयोग से जो विगत 2 वर्षों में हमारे कवि सम्मेलन हुए, बालाघाट की वैसे तो जनता कवि सम्मेलनों के प्रति काफ़ी जागरूक रही है, तो लोगों का रुझान बालाघाट में है और एक प्यास भी है, भूख भी है। एक अच्छा आयोजन हो तो उसको अच्छा प्रतिसाद भी जनता देती है। इसी को सोच करके इस वर्ष भी हमने 11 फरवरी को इसका आयोजन भव्य रूप में करने का निश्चय किया है। स्थान भी अपना जो हर वर्ष होता है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, जहाँ हॉकी ग्राउंड भी कह सकते हैं अपन, नगर पालिका का हॉकी ग्राउंड, उस पर ही अच्छे ढंग से पूरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक फिल्म है छोटी सी, वह भी हम पहले पर्दे पर 8 बजे से शुरू करेंगे, वो भी लोग देख सकते हैं। और एक अच्छा, जैसा कि आपने देखा है कि हमारी व्यवस्था वगैरह, बैठक व्यवस्था, महिलाओं के लिए बिल्कुल उचित स्थान। इस प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पदाधिकारी अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, अभय कोचर सहित संस्थान के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बालाघाट रेलवे स्टेशन में पदस्थ एक शराबी टीटीई को आरपीएफ ने बीती रात हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के संबंध में आरपीएफ चौकी प्रभारी एमके सिंह ने बताया कि जब वे स्टेशन राउंड पर थे तभी कुछ पैसेंजर्स ने बताया कि टीटीई विपिन कुमार सेन नशे में धुत है और यात्रियों से बदसलूकी कर रहे थे। सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीटीई को हिरासत में लिया गया है। देखिए, दोपहर में चेकिंग के दौरान जब मैं प्लेटफॉर्म पे चेक कर रहा था तो मुझे कुछ पैसेंजरों ने बताया, खासकर महिला पैसेंजरों ने बताया कि
टीटी है जो शराब की हालत में है और उसके बावजूद भी चेकिंग कर रहा है और उसका जो व्यवहार है वो बड़ा ही अपमानजनक किस्म का है। और फिर मैं गया और मैं देखा तो एक टीटी विपिन कुमार सेन जिसका नाम है, वो शराब के नशे में पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, चल नहीं पा रहा था, कपड़े भी उसके असलियत थे और कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये रेलवे की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है पूरी तरीके से। एक जिम्मेदार कर्मचारी का इस तरीके से व्यवहार बड़ा ही खेदजनक है। मैं उसको ला के उसका मुलाहिजा करवाया। मुलाहिजा में शराबनोशी पाई गई और शराबनोशी पाए जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 172 के तहत उनके खिलाफ उनको अरेस्ट कर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। त्याग मूर्ति माता रमाई अंबेडकर की जयंती 7 फरवरी को बौद्ध अनुयायियों द्वारा समारोह पूर्वक मनाई गई। अंबेडकर चौक में बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामूहिक रूप से त्रिरत्न पंचशील धारण किया गया। वहीं दोपहर को मंचीय कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सबको रमाताई जयंती के अवसर पर आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम सभी लोग माता रमाई की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज 7 फरवरी सन 1898 को माता रमाई का जन्म वलंग एक गांव में हुआ था। पिता धुत्रे और उनकी माता रुक्मणी थी। बचपन से ये गरीबी का जीवन जी रहे थे। अनेक समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। उस समय हमारे समाज में की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और सोचनीय थी। चारों ओर अशिक्षा का बोलबाला था, अज्ञानता थी, जातिवाद था और धर्म के नाम पर अनेक कर्मकांड किए जाते थे। ब्राह्मणवाद चारों तरफ फैला हुआ था। ब्राह्मणवाद 4 स्तरों में बटा हुआ था, जिसके कारण शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और बाल विवाह प्रथा भी उस समय में अत्यंत भयानक रूप से चालू थी। यदि किसी 8 से 10 वर्ष की उम्र तक पुत्री का विवाह और 12 से 14 तक का पुत्री का विवाह, यदि इस समय में इस उम्र में पुत्री और पुत्र का विवाह नहीं किया जाता, कहा जाता है महान लोगों की महानता के लिए उनकी पत्नियों का भी हाथ होता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सफलता के पीछे भी माता रमाई का भी महत्वपूर्ण हाथ था। वह एक सहचारी ही नहीं मनोबल बढ़ाते हुए और उत्साहवर्धन करने के
प्रदेश में 10 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बालाघाट जिले में भी बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी के न्यायालयों और कार्यालय में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। 10 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस नेशनल लोक अदालत में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले सहित अन्य मामलों के लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा बनाए रखना और वैमनस्यता कम करना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन से 2 से 3% मामलों का निराकरण होने से बोझ कम हुआ है। दिनांक 10 फरवरी 2018 दिन शनिवार को संपूर्ण मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में बालाघाट जिले में भी बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी के न्यायालयों कार्यालयों में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, संपत्ति कर संबंधी प्रकरण, बिजली चोरी के मामलों को छोड़कर सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों संबंधित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्री लिटिगेशन एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामा के आधार पर किया जाएगा। इससे अनावश्यक मामले लंबित हैं, लोग पक्षकार न्यायालय पर आके परेशान होते हैं, अपना समय और पैसे का नुकसान करते हैं, वो उसकी बचत होती है। मुख्य उद्देश्य लोक अदालत का ये आपसी लोगों में भाईचारा बना रहे और वैमनस्यता कम। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को यहां भागवत पुराण के दौरान कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने जीवन में शिक्षा के महत्व पर भी प्रवचन दिए। 7 फरवरी को भागवत कथा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन भी उपस्थित रहे। बच्चे के सामने कभी दुख मत मनाना, नहीं तो आपके शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी माँ के रूप में वो बच्चा कैच कर लेगा। संतानों के लालन पालन में जो भूमिका माँ की होती है, पिता की भूमिका अलग ढंग से होती दोनों की, लेकिन संतान और माँ का रिश्ता इसलिए अधिक महत्वपूर्ण, गहरा और अलग ढंग का होता है कि संतान ने माँ के साथ 9 माह अतिरिक्त गुजारे, वो पिता के साथ नहीं गुजारे। पिता अपनी भूमिका निभा के प्रकट हो जाता है। उसके बाद जो 9 माह की अवधि कोई संतान माँ के साथ गुजारती है, वही 9 माह उसके 90 साल का हिसाब लिखा जाता है। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी संतानों के लालन पालन में पिता के बनिस्बत अधिक हो जाती है। पिता रोजी रोटी सिखा सकता है, पिता पद प्रतिष्ठा सिखा सकता है, पर जीवन क्या होता है ये तो माँ ही देती है और माँ ही सिखा सकती है। इसीलिए माताओं को अपने शरीर से कभी भी संतानों के सामने उदासी, निगेटिव, निराशा, क्रोध की ऊर्जा नहीं फेंकना चाहिए। आते जाते पलकों में रखिए आंसू, पलकों में रखिए आंसू और मुस्कुराते लालबर्रा ब्लॉक कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत आवास टोली झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को आवासीय पट्टे दिलवाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई। मानपुर से निकाली गई यह रैली नगर का भ्रमण कर तहसील कार्यालय पहुंची। यहां जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। जो जमीन सरकारी है, कांग्रेस पार्टी अभी तैयार नहीं है। आगे
जमीन सरकारी है, हमारी मांगे, हमारी मांगे। गरीबों को गरीबों को पीछे आ जाओ ना। अरे यहाँ ये बात करना ना मक्खी भाई। जो जमीन सरकारी है, आओ ना 2 मिनट। जो जमीन सरकारी है, गरीब की थाली खाली खाली, गरीब की थाली खाली खाली, गरीब की थाली खाली खाली, गरीब की थाली खाली खाली। गरीबों को पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। हमारी मांगे, हमारी मांगे। प्रदेश सरकार का मुखिया बोलता है कि जो जहाँ बैठा है वहाँ पट्टे दिए जाएंगे। इन गरीबों के साथ छलावा हो रहा है और गरीबों को शरणार्थी समझा जा रहा है कि आए दिन हटा दो और आए दिन बसा दो, तानाशाही नहीं चलेगी। अब गरीब दोष पे आ गया है और हमारा कहना है कि अगर मुख्यमंत्री सही में अपनी जबान पे कायम है, तो मुख्यमंत्री का हमेशा स्टेटमेंट आया है कि जो जहाँ बैठा है वहाँ पट्टे दिए जाएंगे, वो किसी भी मत की जमीन हो। मुख्यमंत्री अपने वादे पे कायम रहे। उन गरीब हाँ, मंत्री जी कहते हैं कि सबको पट्टा दिया जाए, मकान बनाया दिया जाए, उनको पैसा आ रहा है, तो जिनका पट्टे नहीं तो मकान कैसे बनेंगे? कहते हैं पट्टे के लिए आओ, तो कहते हैं गरीबी रेखा का कार्ड लाओ। वो कार्ड कहाँ से लाएंगे? तहसील में आप जमा करके एक कोने में डाल देते हैं हमारे कागज को, तो हम करेंगे क्या? बस बैठे बैठे वहाँ से बोलते हैं यहाँ की सरकार क्या कर रही है। आपकी क्या क्या मांगे उनसे मंत्री जी से? कार्ड की भी मांगे हैं और हमारे को मकान के लिए पैसा मिलने वाला होगा तो पट्टा मिल दिया जाए हमको। तो एक ही स्थान में कितने वर्षों से निवास रहते हैं आप? हमको 20 साल हो गए। कहाँ रहते हैं आप? मानपुर में रहते हैं, 20 नंबर वार्ड में रहते हैं हम। क्या नाम है? हमारा नाम अनीता सोनी है। हमारी पंचायत में जाते हैं तो हो जाएगा बार कहते हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ। रिश्वत लेते हैं, पट्टा कार्ड बना रहे हैं। तो जैसा कि प्रदेश सरकार घोषणा कर रही, बार बार हमारे घोषणा मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ये घोषणा कर रहे हैं कि कोई गरीब अगर मकान के नहीं रहेगा, कोई गरीब बाहर नहीं सोएगा, उसको छत दी जाएगी। गरीबों का लगातार लालबर्रा ब्लॉक में जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, हजारों परिवार ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, परंतु आज तक शासन के द्वारा उन्हें स्थायी पट्टा नहीं दिया गया है। कभी ग्राम पंचायत उनको हटाने का कार्य कर देती है अतिक्रमण के नाम से, कभी है तो राजस्व विभाग अतिक्रमण के नाम से हटा देता है। आखिर ये गरीब लगातार 20 साल जिस जगह में रह रहे हैं, तो ये जाए तो कहाँ जाए? घोषणा है सरकार की कि 6 महीने जो आदमी जहाँ जिस जगह में रहेगा वहाँ का स्थायी पट्टा दे दिया जाएगा। तो सरकार को नियम 20 साल से कम 15 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि जो गरीब जहाँ बैठा है वहाँ पट्टे दिए जाएँ। प्रदेश सरकार इनको शरणार्थी समझती कि जब चाहे हटा दो, जब चाहे बसा दो। और मुख्यमंत्री जो आए दिन घोषणा कर रहे हैं कि जो जहाँ बैठा है उसको वहाँ पट्टे दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी जबान पर कायम रहे। ये गरीब जो परेशान हो रहे हैं, आज जन सुनवाई में हर हफ्ते सैकड़ों लोग आ रहे हैं कि हमें पट्टे चाहिए, पट्टे चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो कोई विवाद वाली ज़मीन है तो उसको मत परिवर्तन करके पट्टे दो। ये अजीब विडम्बना है। और आज बहुत से गरीबों के कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में, सरकार तो बोलती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। शिक्षा कहाँ से दिलाएंगे? कहाँ से बड़े स्कूल में एडमिशन लेंगे? और जब तक बीपीएल का कार्ड रहेगा तो अच्छे स्कूल में भी एडमिशन ले सकता। तो आज बीपीएल के कार्ड। वेनगंगा नदी के पुल के पास बुधवार को एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो चालक भैयालाल कापसे घायल हो गया। घायल भैयालाल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार भैयालाल कापसे गर्रा से वापस बालाघाट की ओर आ रहा था, तभी डेंजर रोड के पास ऑटो पलट गया। घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। भैयालाल कापसे। कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 30। आज कैसे दुर्घटना हो गई आपके साथ में? दुर्घटना ऐसे हुई, क्या है, आगे वाली गाड़ी आई ना, मानो इसने इतने ओवरगेट किया, मैं वह गाड़ी अपनी मैं कंट्रोल नहीं कर सका और आपने पलटा दिए? हाँ, पलटा नहीं, मैंने साइड काटा। हाँ। और उसने मालूम है इतने कट मारा उसने, तो मैं गाड़ी अब कहाँ डालूँ, मैं ठोस थोड़ी मारता मैं। गाड़ी में कितने लोग थे उतने समय? बस एक ही जन था। किसी को लगा तो नहीं? कोई कौन लगा। ठीक।
लालबर्रा में बुधवार को अमानत बचत पखवाड़ा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। नगर का भ्रमण कर यह रैली सामुदायिक भवन पहुंची, जहां अमानत बचत पखवाड़ा संबंधी कार्यक्रम हुए। अपनी बचत सेवा सहकारी समितियों में एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में जमा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। सरकारी बैंक शाखा लालबर्रा की ओर से अमानत बचत पखवाड़ा के संबंध में रैली निकाली गई है। मेरे उपस्थित महानुभावों से निवेदन है कि अपनी छोटी छोटी बचत कर हमारे जीवन साहब बालाघाट से उपस्थित इनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री आर्यभट्ट एडी प्रबंधक सियोरा। मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं प्रबंधक। अगर इन जगहों में रखते हैं तो वह सुरक्षित है, क्योंकि ये बैंक आपकी नजर। आपने हमारे कृषकों को अपनी अमानत कैसे रखे, कहाँ रखे, इसके बारे में जानकारी दी, इसलिए आपका धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं 3 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमारे रखना है। इसमें एक सेविंग खाते में हमारे पास पहले 4 से दिया जाता था, लेकिन अब तो 1 लाख रुपए तक से 4% ब्याज है और 10 लाख 1 लाख से 10 लाख रुपए तक में 4.5% ब्याज है और 10 लाख से ऊपर अधिक। अनाज का उत्पादन बहुत कम था, लोग भूखे रहते थे, भूख से तड़पते थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर के शास्त्री थे। उन्हें हमें एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं चाहता था उस समय कहीं भी छोटी मोटी नौकरी में लग जाता। मैं साइंस का विद्यार्थी था, मगर मैंने कहा देश में अनाज की बहुत कमी है। किसानी खेती किया, मैं रात भी खेती कर रहा हूँ, 72 साल की उम्र में भी कर रहा हूँ। तो हमारे जीवन में सहकारिता की क्या उपयोगिता है, इस पर हमें चिंतन करना है। आज हम जो मैं हूँ वह सहकारिता के माध्यम से हूँ, सहकारिता का लाभ लेते हुए आज आगे बढ़ा हूँ। आज सहकारिता हम किसानों के लिए एक भगवान के स्वरूप है। अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे तो करते हैं, मैं तो करता हूँ सही उपयोग। सहकारिता जब हमारे यहाँ आई तो बैंक की ओर से कर्मचारी आता था, गांव-गांव में किसानों से संपर्क करता था, वो सहकारिता के माध्यम से किसानों को ऋण देता था। उस समय अध्यक्ष वाली प्रक्रिया थी, बैंक जाता था। बचत एक स्वाभाविक चीज है जिसमें हम छोटी छोटी पूंजी को जमा करके अपने भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं। ये अमानतें, ये जो बचत होती है कई तरीके से होती है, हर आदमी की हैसियत के हिसाब से होती है। आप छोटी बचत है उसको आप बचत खाते में रख सकते हैं। आप यदि बड़े आदमी हैं तो आप करंट अकाउंट खोलकर उसमें भर्ती कर सकते हैं। आप अपनी पूंजी को मासिक तौर पे भी इकट्ठा कर सकते हैं रेकरिंग डिपॉजिट के माध्यम से। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो निश्चित समय सीमा में के लिए रख के आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसा एबी विजय जी ने बताया कि आज डिजिटल इंडिया का है समय, डिजिटलाइजेशन का है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के भी डिजिटलाइजेशन के लिए काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी सारी ब्रांचेस कोर बैंकिंग सर्विसेज में ऐड हुई हैं। भगवान शिव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि 13 फरवरी को धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा।
इस पर्व की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों के द्वारा यह महापर्व 13 फरवरी को मनाया जाएगा, वहीं 14 फरवरी को भी महाशिवरात्रि पर्व कुछ श्रद्धालुओं द्वारा धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। तारीख को लेकर पुराने राम मंदिर के पुजारी मधुरोष मिश्र क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर होता है, लेकिन रात्रि में चतुर्दशी तिथि आना परम आवश्यक है। यदि चतुर्दशी तिथि नहीं आएगी तो फिर उस दिन महाशिवरात्रि व्रत नहीं होगा। तो इस वर्ष 13 फरवरी दिन मंगलवार को रात्रि 10:05 तक त्रयोदशी तिथि है। उसके पश्चात में चतुर्दशी तिथि का प्रवेश होता है, जो मध्याह्न काल यानी रात में 12 बजे चतुर्दशी तिथि मंगलवार को रहती है। इस कारण से लगभग 90% ज्योतिष का मत है कि 13 तारीख दिन मंगलवार को ही महाशिवरात्रि मनाना बहुत शुभ होगा, क्योंकि ये जया तिथि कहलाती है और जया तिथि में महाशिवरात्रि व्रत बहुत उत्तम होता है। रही बात दूसरे दिन की 14 तारीख की बुधवार की, जिसमें चतुर्दशी तिथि है, त्रयोदशी तो है ही नहीं, और चतुर्दशी तिथि वो भी रात को 11:59 तक है, यानी 1 मिनट कम है। 12 बजे तक यदि ये चतुर्दशी तिथि पहुंचती तो 50-50% दोनों में डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 90% इसलिए हो गया क्योंकि इसमें त्रयोदशी तिथि भी है 13 तारीख दिन मंगलवार को, और अर्धरात्रि में चतुर्दशी तिथि भी आ गई है। इसलिए ये मत ज़्यादा उत्तम है 13 तारीख दिन मंगलवार का। और कुछ लोग जो नहीं भाई उन चीज़ों को कुछ थोड़ी से अपनी कुछ बुद्धि अपना विवेक लगाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे ज्योतिषों का मत भी है, उसकी वजह से चतुर्दशी तिथि पर भी 14 तारीख दिन बुधवार को भी कुछ लोग महाशिवरात्रि व्रत मनाएंगे। बाकी इसका ज़्यादा फल है, इसका ज़्यादा पुण्य है। और महाशिवरात्रि व्रत में कनेर के फूल चढ़ाने का और बेलपत्र का विशेष महत्व है। बिना बेलपत्र के भगवान शिव की पूजा पूरी होती नहीं। तो ऐसे फलों से उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी स्थित द्वारका माई साईं मंदिर में श्री साईं बाबा वार्षिक उत्सव और संत प्रकट दिवस 7 फरवरी को भक्तिपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर द्वारका माई साईं मंदिर में सुबह से ही अभिषेक कर विशेष पूजा की गई। इसके बाद साईनाथ को चादर अर्पित की गई। दोपहर को महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित जी, आपका पूरा परिचय? मेरा परिचय है मधुकर वेंकटेश भुजपुरी। अच्छा, कौन सा कार्य? मैं यहाँ का संचालक हूँ और पुजारी भी हूँ। साईं मंदिर में आज कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं? कितने दिवस से चल रहा है? सुबह से क्या क्या हुआ? आज 38 साल से साईं बाबा वार्षिक उत्सव, गजानन महाराज प्रकट दिवस दोनों का पूजन का और महाप्रसाद का कार्यक्रम होता है। आज सुबह से क्या क्या हुआ है? आज सुबह से अभिषेक हुआ, बाबा का पूजन हुआ, उसके बाद में ब्राह्मण भोजन हुआ। रूपझर क्षेत्र में चिखलाझोड़ी और परसवाड़ा के बीच 7 फरवरी को एक यात्री बस एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इस हादसे में घायल सभी लोगों को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया।
वहां से अधिक चोट लगने से घायल 3 महिला सहित 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें 7 फरवरी को यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह बस बालाघाट से परसवाड़ा की ओर जा रही थी। इस घटना के 1 घंटे बाद परसवाड़ा तरफ से आ रहे एक डंपर ने खड़ी बस में टक्कर मार दी। दमोह में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नगर के शक्ति कसार ने मध्य प्रदेश श्री के खिताब में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह अंकुर मानपुरे ने मध्य प्रदेश उदय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन दोनों की इस उपलब्धि पर उन्हें 7 फरवरी को धनराज कॉम्प्लेक्स में स्थित बॉडी केयर में समारोह पूर्वक सम्मानित किया गया। हमारे जिला बॉडी बिल्डिंग संघ के दोनों ही होनहार खिलाड़ी जिन्होंने राज्य स्तर पर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो अभी जबलपुर में 65वीं आयोजित की उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने नंबर के साथ बालाघाट पहुँचे। आज हमारे साथ शक्ति कसार जो लगातार बालाघाट जिले का पिछले बहुत सारे वर्षों से लगातार नेतृत्व कर रहा है, जिसने पहले मध्य प्रदेश के खिताब जीते थे और आज जो सबसे बड़ा खिताब है मध्य प्रदेश श्री का जो खिताब है उसमें द्वितीय स्थान पूरे प्रदेश में पाया है। तो मैं जिला बॉडी बिल्डिंग की ओर से शक्ति को बधाई भी देता हूँ। साथ में हमारे दूसरे साथी अंकुश जी, उन्होंने मध्य प्रदेश उदय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो दोनों ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ जुड़े हैं। कि मैं समय समय पे वर्कआउट छोड़ देता हूँ, तो जिसके लिए मुझे मेरा दोस्त है, भाई है, सब कुछ है, तरुण, जो चिल्लाता है, कभी रास्ते पे टोकता है तो कभी घर की तरफ टोकता है कि तू जिम क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर मेरा जीत का श्रेय तो सबसे ज़्यादा इसको जाता है और उसके साथ बालाघाट के हर उस व्यक्ति को जो मुझे चाहता है, जो जिम को चाहता है, जो जिम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जीत हर उस शख्स के साथ लगती है। मेरे तरफ से तो यही है और सभी मेरे सब छोटे बड़े भाइयों को बहुत बहुत जीत की शुभकामनाएं, क्योंकि जीत अकेले की नहीं होती, जीत तो पूरे जिले की होती है। क्या लगता है भैया प्रथम स्थान नहीं ला पाए, दूसरे स्थान पे से संतुष्ट होना पड़ा? तो खेल कंपटीशन है, इसमें हारना जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड वाली, इसके पहले तो मैं हर बार फर्स्ट में लाया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी तैयारी में मैं वीक था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं अभी सेकंड आया। लेकिन अगर मैं साल भर प्रैक्टिस करूं तो मेरे लिए टाइटल लाना कोई बड़ी बात। वारासिवनी में खेली जा रही देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब करीम 11 नागपुर ने जीत लिया है। 7 फरवरी को खेले गए फाइनल मैच में नागपुर की टीम ने विजडम बालाघाट को पराजित किया। पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, समाजसेवी राजेश पाठक, एसडीएम रोशन सिंह और पूर्व क्रिकेटर एसएम कर्णिक की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवरों में 7 विकेट पर 239 रन बनाए। इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी विजडम बालाघाट की टीम 109 रनों पर ही आउट हो गई। समापन समारोह में विजेता टीम को 71,000 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई, जबकि उपविजेता टीम को 41,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। उसके बारे में पिछले मैच में आपको बताया जा चुका है कि अभी इस खिलाड़ी का भी जो रणजी ट्रॉफी के लिए जो कैंप लगता है उसके लिए चयन किया गया है। जैसे कैमरा पर्सन मोनू वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये भी और शायद लतीफ भाई भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने घर से इस मैच को कवरेज कर रहे हैं। दर्शकों को जहाँ जगह मिल रही वहीं से इस टूर्नामेंट में तब से उनका थोड़ा सा जो उत्साह खत्म हो गया था। आज इस फाइनल मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। इस बार गेम को ड्राइव किया, कलाई से सारे पहले पूरा किया। चौधरी है वहाँ पर, वो लगता है चौधरी ने आज काफी अच्छी फील्डिंग करी है, कैच भी उन्होंने अच्छा कैच दिया था, बिल्कुल नाजुक स्थिति में कैच लिया था। धन्यवाद। 8वां ओवर खेला जा रहा है और इस बार धवन ने जैसे ही गेंद थोड़ा सा ओवर पिच किया, गेंद को सीमा रेखा पर गेंदबाजी करता था। बार ओवर के दबाव में खूबसूरत फील्डिंग की गेंदावर की, निश्चित रूप से 4 रनों को बिल्कुल बिना किसी रन में उन्होंने कर्णिक सर को देखकर और कर्णिक नीरज भाई कमल नीरज यहाँ पर आ जाए, वो भी यहाँ पर आ जाए और सभी खिलाड़ी आते हैं। वाली प्लेयर है यशवेंद्र, सभी लोग आ जाए और बारी से मेडल पहनते हैं, बहुत ही सुरक्षा है। इसी क्रम में मैं बेस्ट बॉलर के रूप में बुला रहा हूँ, जिसने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कल भी की थी, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस समय 41,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है
खेलना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आता है और उस उतार चढ़ाव को अच्छे इंसान को मैं टूटते हुए देखा हूँ। और हारते हुए कैसे मैच को जीता जाता है वो क्रिकेट खिलाड़ी बता सकता है, वो सारा अनुभव हमारे जीवन में काम आता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति बाजार में होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हॉकी हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, वो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में भले कम हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन उस खिलाड़ी का मनोबल इतना बड़ा होता है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर सफलता के झंडे गाड़ सकता है, चाहे वो IAS बनना चाहे, चाहे SP बनना चाहे, व्यवसाय करना चाहे, कोई नेता बनना चाहे, कहीं भी सफलता के झंडे गाड़ सकता है, इतना मनोबल होता है खिलाड़ी में। और इसीलिए हमने इस टूर्नामेंट को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हॉकी की बात आई, हॉकी को भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से बालाघाट जिले में कहीं भी किसी कोने में कोई आयोजन होता है, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन जितना जबरदस्त तरीके से हमारे जिले के दर्शक लोग करते हैं, उसमें से वाराणसी के लोग अत्यधिक सराहना के पात्र हैं। आज आपने देखा होगा कि देवघर क्रिकेट ट्रॉफी का जो आयोजन आज अंतिम क्षणों में फाइनल मैच के रूप में चल रहा था, आज यहाँ की पूरी रोड जाम हो गई थी, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था पूरा ये ग्राउंड, और सबने पूरे लुत्फ एक एक गेंद का, एक एक बाल का और बैट से निकलने वाले एक एक रन का भरपूर आनंद लिया। इसके लिए आयोजन समिति निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। खास करके गुड्डा बाबू ने जो एक रुका हुआ आयोजन, जो वाराणसी की पहचान के रूप में जाना जाता है, हमेशा देवघर के नाम से ये ट्रॉफी का आयोजन होता है और पूरे जिले में वाराणसी की गूंज निकलती है यहाँ से निकलकर इस क्रिकेट के आयोजन से। उसके लिए मैं बार बार पूरी आयोजन समिति को हृदय से अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और ये इस शहर की ऊर्जा को दर्शाता है कि यहाँ कितने ऊर्जावान लोग रहते हैं। जैसा अभी बाकी वक्ताओं ने बताया कि पिछले लगभग 25 सालों से यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष हो रही है, तो ये भी ये दर्शाता है कि जो हमारी परंपरा है उसको हम बरकरार रखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले वर्षों में भी इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ जारी रहेगी। जैसा कि अन्य खेलों की बात है, हॉकी, मैं भी इंतजार करूँगा अध्यक्ष महोदय की हॉकी का टूर्नामेंट भी तुरंत शुरू हो और इस शहर को और भी मौके मिले जहाँ पे कि न सिर्फ प्रतियोगिताओं का आयोजन हो, यहाँ के युवाओं को मौका मिले, वो देखें खिलाड़ियों को और उससे वो प्रेरित होकर अपने लिए भी कुछ कर सकें। ऐसी प्रतियोगिताओं का बस खेलने से जुड़ा नहीं होता है, ऐसी प्रतियोगिताओं से यहाँ के युवाओं को भी, यहाँ के बच्चों को भी एक एक्सपोजर मिलता है, जिससे कि वो देखते हैं कि मैं खेल के क्षेत्र में भी कुछ कर सकूँ। मेरी जन्मभूमि नागपुर जरूर है, लेकिन मेरी कर्मभूमि वाराणसी है। वाराणसी ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। कर्मभूमि कहने का मतलब ये है कि मेरा जितना कार्यकाल यहाँ था, उस वक्त कला में विद्यार्थियों को पढ़ाना और क्रिकेट को यहाँ बढ़ावा देना, ये एक कर्मफल है। और जितने भी हमारे पढ़ाने वाले छात्र हैं, आज काफ़ी ऊंची पोस्ट पर और फॉरेन में भी आए हैं। उसी प्रकार से क्रिकेट में इस क्लब में 22 साल पहले एक बीज बोया था, जो बुद्धा भैया उनके उपस्थिति थी। उस वक्त के जितने भी लोग उनके साथ कार्य कर रहे थे, उनको भी आज देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने अभी भी उसको आगे बढ़ाया है। और तिरौड़ी क्षेत्र में कुड़वा के पास मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल शिवचरण मरकाम को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शादी करवाने का लालच देकर दूल्हे पक्ष से 1,40,000 की ठगी।
2 महिला सहित 3 लोग गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। कलेक्टर डीवी सिंह ने किया गर्रा नवेगांव सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण, अधिकारी और ठेकेदारों को दिए निर्देश। यात्री बस पेड़ से टकराई, 1 दर्जन मुसाफिर घायल। वेनगंगा नदी से बरामद की गई एक व्यक्ति की लाश। नेशनल लोक अदालत का 10 फरवरी को होगा आयोजन, आपसी राजीनामे से सुलझाए जाएंगे लंबित प्रकरण। नागपुर की टीम बनी देवधर ट्रॉफी की विजेता। और 13 फरवरी को धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा महाशिवरात्रि पर्व। तिथि को लेकर बन रही असमंजस की स्थिति, 14 फरवरी को भी पूजे जाएंगे नीलकंठ। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।